नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 5 की, जहाँ पर कि हम राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रश्न बनता है कि पहले राजा कैसे बना करते थे। आज की पद्धति को तो हम जानते हैं कि जनता के चुनाव द्वारा राजा का निर्धारण होता है, लेकिन जब यहीं 3000 साल पहले की बात की जाए तो राजा का चुनाव कैसे होता था। तो 3000 साल पहले जो शासक बनने की प्रक्रिया थी वह यज्ञ के माध्यम से होती थी, और इस यज्ञ को कहते थे अश्वमेध यज्ञ। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? इस यज्ञ के माध्यम से राजा अपने घोड़ा को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया करता था और वह विचरण करता था। जिन जिन क्षेत्रों से होकर के यह घोड़ा निकलता था उन क्षेत्रों को राजा का मान लिया जाता था। अगर कोई अन्य राजा इन्हें रोकता तो इसका मतलब था कि वह राजा को युद्ध के लिए आमंत्रित कर रहा है। लेकिन जब यह राजा इस राजा की घोड़ा छोड़े हुए राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता तो उन्हें इस यज्ञ में आमंत्रित किया जाता और वह इस यज्ञ में आकर के भाग लेते थे। तो इसे हम कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, यानी कि यह राजा के क्षेत्रों का निर्धारण करता था। और इस अश्वमेध यज्ञ को करने वाला जो राजा था वह काफी शक्तिशाली माना जाता था। इसमें राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे बाघ की खाल पर बिठाया जाता था। राजा का सारथी उसकी विजयों का गुणगान करता था। रानियों और जो उसके पुत्र हुआ करते थे वह छोटे मोटे अनुष्ठान किया करते थे। और जो अन्य राजा इसमें आमंत्रित होते थे वह केवल बैठ करके पूरी प्रक्रिया को देखा करते थे। जैसा कि हम जानते हैं वर्ण व्यवस्था होती है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होते हैं। और वैश्य जो होते थे वह राजा के लिए उपहार लाते थे और शूद्र इसमें भाग नहीं लेते थे। याद रखना है, शूद्र इसमें अनुष्ठान में भाग नहीं लेते थे। अगला है, अब समझते हैं वर्ण व्यवस्था को। ये जो वर्ण व्यवस्था है इससे पहले कैसी व्यवस्था थी? इससे पहले समाज में यानी कि कुछ समूह हुआ करते थे, जैसे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्प और श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, जंगल में रहने वाले लोग। लेकिन पुरोहित ने क्या किया, इस पूरी व्यवस्था को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया। और ये जो 4 वर्ण हैं आप यहाँ देख सकते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक चौथा आता है शूद्र। ये इनका जो विभाजन है यह विभाजन कार्य के आधार पर है। जैसे कि जो ब्राह्मण था वह वेदों का अध्ययन करेगा। वेदों का अध्ययन कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा। और दूसरा है क्षत्रिय शासक, यह क्या करेगा? यह शासन करेगा। क्षत्रिय शासन करेगा और साथ ही यह अन्य लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करेगा, युद्ध करेगा। तीसरा वैश्य, वैश्य क्या करेगा? कृषि, पशुपालक और व्यापारी। वैश्य कौन था? कृषक, पशुपालक और व्यापारी को हम वैश्य कहते थे। और जो सबसे अंतिम आता है शूद्र, इसका दायित्व दिया गया कि तुम उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करें। जो औरतें थीं उन्हें शूद्रों के बराबर दर्जा प्राप्त किया गया कई मायनों में, जैसे कि अनुष्ठान की अधिकारी नहीं थी। और यह महिलाएं और शूद्र दोनों ही वेदों का अध्ययन नहीं कर सकती थी। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो महिलाओं को शूद्रों के बराबर का दर्जा दिया गया वेदों के अध्ययन के मामले में और किसी भी प्रकार के अनुष्ठान में। पुरोहित ने जो इसका आधार है वह जन्म माना। पुरोहित ने कहा कि अगर ब्राह्मण के घर में जन्मा कोई व्यक्ति ब्राह्मण ही होगा, वैश्य के घर में जन्मा व्यक्ति वैश्य ही होगा, शूद्र के घर में जन्मा व्यक्ति शूद्र ही होगा। लेकिन राजा ने स्वयं को पुरोहित से ऊपर माना। कई राजाओं ने ऐसा किया और बहुत से लोगों ने इस व्यवस्था को चुनौती दी और कई लोगों ने व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया और आगे चल करके निरंतरता के साथ इस व्यवस्था को चुनौती मिलती रही है। अब हम बात करते हैं जनपद की। दोस्तों, जनपद का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो हम ये समझें, जनपद से पहले होता था जन। एक होता है जन। जन का मतलब क्या है कि मान के चलो ये छोटे छोटे समूह हैं,
तो इन्हें मिलाकर के बनेगा जन। लेकिन जब यह लोग हैं, ये लोग किसी स्थान से जुड़ जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे जनपद। यानी कि जन और जनपद में अंतर क्या है? एक स्थान का यानी किसी विशिष्ट क्षेत्र का। यानी कि हम ये कहें जब लोग एक भूखंड से जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम जनपद कहते हैं। यानी कि एक प्रकार से बसने की प्रक्रिया है जिसे हम जनपद कहते हैं। अब राजा जो होगा जनपद का, वह लोगों के समूह के साथ एक क्षेत्र विशेष का राजा होगा। और कुछ जो जनपद हमें मिले हैं, कुछ जनपदों की हमें जानकारी मिलती है, जैसे कि दिल्ली का पुराना किला, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरजी खेड़ा। ये 3 जनपद हैं जिनकी चर्चा इस बुक किताब के अंतर्गत की गई है। और इन जनपदों के अंतर्गत जो खेती की जाती थी, चावल, गेहूं, धान, जौ, दाल, गन्ना इत्यादि और की खेती की जाती थी। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया जाता था। यहाँ पर धूसर और कुछ लाल रंग के बर्तनों का प्रयोग होता था। और चित्र धूसर जो पात्र है ये काफ़ी प्रमुख है, याद रखना है, ये इस समय पर पाया जाता था। अगर हम बात करें महाजनपद की तो सबसे पहले आता है जन, जो सिर्फ एक लोगों का समूह है। जब किसी स्थान से जुड़ जाता है तो उसे जनपद कहते हैं। और तब कोई जनपद काफ़ी शक्तिशाली हो जाए तो हम उसे महाजनपद कहते हैं। समझ आए? अब हम बात करते हैं कई महाजनपदों में 2500 ईसा पूर्व पहले, यानी कि 2500 साल पहले, 2500 ईसा पूर्व नहीं बल्कि 2500 साल पहले हमें जनपद नज़र आते हैं। कई राजाओं ने अपनी राजधानी को विशाल दीवार से घेरा हुआ था, या जिसे हम रक्षा प्राचीर कह सकते हैं। जाहिर है कि दूसरे शत्रुओं से रक्षा के लिए ऐसा किया गया होगा। इस समय पर सेना जो होती थी वह रक्त संबंध से मुक्त हो चुकी थी। अब वेतन के ऊपर साल भर राजा अपनी सेना रखता था। अब जब साल भर राजा अपनी सेना रखेगा तो राजा काफ़ी शक्तिशाली हो जाएगा, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं पाया जा रहा था। ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने बात की एक रक्षा प्राचीर की, ये कौशाम्बी की रक्षा प्राचीर है और यह इलाहाबाद के पास पाई जाती है। आप इसे देखकर भी आ सकते हैं। जब हमने बात की महाजनपद में राजा ने किलों का निर्माण किया, एक बड़ी सेना भी रखी, तो अब ज़रूरी क्या था कि उसके पास संसाधन हो। अब संसाधन के लिए राजा ने क्या किया, नियमित रूप से उसने कर वसूलना शुरू किया। और ये जो कर है हमें कई प्रकार के नज़र आते हैं। एक तो इस समय पर लोगों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था, तो इसीलिए कृषि पर 1/6 उनका कृषि का उपज का हिस्सा वसूला गया, जिसे भाग कहा गया। भाग जो होता था वह 1/6 होता था, कृषि की उपज पर वसूला जाता था। और कारीगरों को भी कर देना पड़ता था, जैसे कि राजा के यहाँ सेवा देने। अब कारीगर कैसे, जो श्रमिक हैं वो कैसे राजा को कर देंगे? जैसे लोहार है, सुनार है, बुनकर है, ये महीने में किसी एक दिन जा करके राजा के यहाँ कार्य करते थे। पशुपालक भी राजा को कर देते थे। अब ये किस रूप में देते थे? जानवर के रूप में और एक उत्पाद के रूप में कर देते थे। अब व्यापारियों को भी कर देना होता था, जैसे बिक्री पर और खरीद पर कर दिया करते थे। आखिर तक वह खाद्य संग्रह भी कर देते थे, जैसे कि जंगल के से प्राप्त उत्पादों को राजा को यह देते थे। अब इस काल में एक बड़ी विशेषता हमें देखने को मिलती है, कृषि में परिवर्तन आता है महाजनपद काल में। अब ये कैसा परिवर्तन था? जैसे लकड़ी के हल के स्थान पर लोहे के हल का उपयोग करना। अब जब लोहे के हल का उपयोग किया जाएगा तो लकड़ी के हल की तुलना में यह अधिक भूमि को की जुताई कर सकता है, और साथ ही जो बंजर पड़ी भूमि है उसे कृषिगत भूमि में बदला जा सकता है। धान की रोपाई, अब धान की रोपाई किसे कहते हैं? पहले क्या होता था, धान को सीधे खेतों में डाल दिया जाता था, लेकिन अब धान को बो करके एक छोटी पौध तैयार की जाती थी। अब उस पौध की रोपाई की जाती थी, जिसे हम धान की रोपाई कहते हैं। तीसरा, दास, दासी और जो मजदूर थे उन्हें खेती में लगाया गया। इनके परिणाम स्वरूप हमें महाजनपद देखने को मिलते हैं। कृषि, ये जो कृषि परिवर्तन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम कुछ प्रमुख महाजनपदों की बात करें तो एक सबसे प्रमुख है मगध। मगध इसलिए प्रमुख है क्योंकि ये वह महाजनपद है
यह जो कि एक बड़े विशाल साम्राज्य तक पहुंचा। एक प्रकार से देखा जाए तो मौर्यों के समय तक आते आते ये एक साम्राज्य का रूप धारण कर चुका था। और इतना ही नहीं, जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी तक आ चुकी थी तो उस सेना ने ब्यास नदी से आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके सिपाही जो थे वह मगध की शक्ति से परिचित थे। उन्हें मालूम था मगध के पास हाथी, थल और रथ के तौर पर इनकी एक विशाल सेना है, जिसे देखते हुए सिकंदर के सिपाहियों ने मगध पर आक्रमण करने से इनकार कर दिया। ये जो मगध था गंगा और सोन नदियों पर पड़ता था। अब दोस्तों गंगा और सोन नदी पर पड़ेगा तो इसे दो फायदे होंगे, यातायात के और जल वितरण के। और दूसरा एक कारण है इसे साम्राज्य तक पहुंचाने के लिए जंगल का होना। लकड़ी उपलब्ध मात्रा में रहेंगी जिससे वह हाथी प्राप्त कर सकते थे जंगलों में से, उन्हें सेना में शामिल किया जा सकता था। लकड़ी उद्योग का जो इस्तेमाल था रथ बनाने के लिए इत्यादि और घर निर्माण के लिए इनका उपयोग किया जाता था। और मगध में लोह अयस्क की खदानें थीं। लोहे का प्रयोग जो था सेना में भी किया जा रहा था और कृषि में भी हो रहा था। और इसके जो कुछ प्रमुख शासक थे जिन्होंने मगध को एक साम्राज्य के मार्ग तक पहुंचाया, जैसे कि बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार ने अंग का विलय किया, काशी दहेज में मिला। अजातशत्रु ने वैशाली को अपने राज्य में मिला लिया, जो कि गढ़ हुआ करता था। और अजातशत्रु ने कौशल को भी अपने राज्य में और काशी को भी स्थायी रूप से अपने राज्य में मिला लिया। अगर हम बात करें राजधानी की, तो इसकी राजधानी थी पहली राजगृह और दूसरी थी पाटलिपुत्र। राजगृह जो है आज का राजगीर है। राजगृह यानी कि आज का राजगीर है, और पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि सिकंदर ने ब्यास नदी से आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वह मगध की शक्ति से परिचित था। मगध के पास पैदल, रथ और हाथी की सेना थी। अब हम बात करते हैं गढ़ की। गढ़ किसे कहते हैं? दोस्तों हमने राजतंत्र को समझा कि यहाँ एक व्यक्ति का शासन होता था, जैसे कि जनपद मगध में जो व्यवस्था थी वो राजतंत्र थी। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी थी, कुछ महाजनपद भी ऐसे थे जहाँ पर कि गढ़ व्यवस्था थी, गणतंत्र था। अब गणतंत्र कोई आज का गणतंत्र नहीं है ये। इस गणतंत्र का मतलब है कई कुलीन वर्गों का शासन, यानी कि एक राजा की जगह पर अब यहाँ कई लोग मिलकर के शासन करेंगे। इसका तो एक रहेगा व्यक्ति, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक के 100 तक भी लोगों के शासन करने के साथ 600 से अधिक भी। अब बज्जी जो है, बज्जी की राजधानी है वैशाली, और वैशाली का विलय अजातशत्रु करता है मगध राज्य में। और जो बुद्ध और महावीर जो थे उनका भी संबंध गढ़ से हुआ करता था। क्वेश्चन बन सकता है बुद्ध और महावीर राजतंत्र से नहीं बल्कि गणतंत्र से आते थे। ठीक है, ध्यान रखना है आपको इसे। अगर अजातशत्रु के बारे में कुछ जाने अगर हम यहाँ से, तो अजातशत्रु ने वैशाली यानी कि बज्जी की राजधानी था वैशाली, वैशाली को अपने राज्य में विलय की योजना बनाई। लेकिन वैशाली में एक मजबूत गढ़ व्यवस्था थी, तो इसने अपने मंत्री को भेजा, वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह लेने के लिए भेजा। तो बुद्ध ने क्या कहा कि देखो भाई, जब तक इनके पास ये नियमित सभाएं करते रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, तब तक इन्हें कोई नहीं तोड़ सकता। और साथ ही कुछ और भी चीज़ें बताई इन्होंने, जैसे कि महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे, शहरों तथा गांवों में चत्तों का रखरखाव रखेंगे, विभिन्न मतावलंबियों संतों का सम्मान करेंगे इत्यादि। उन्होंने कहा तब तक इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया, इनमें फूंक डलवाई मंत्री वत्सकार के माध्यम से, और इनका विलय अपने राज्य में कर लिया। दोस्तों यहाँ अंतिम रूप से जैसे कि हमने गढ़ के बारे में पढ़ा है, तो उसी संदर्भ में एक सबसे प्राचीन कालीन गढ़ के बारे में यहाँ दिया गया है। एथेंस यानी कि यूनान।
अगर आज आपका मैप देखें यूरोप का, जो कि थोड़ा टर्की से उसकी सीमा लग, टर्की के नज़दीक का जो यूरोप है, आपको वहाँ एक यूनान मिलेगा जिसकी राजधानी एथेंस है। वो ग्रीक लिखा मिलेगा आपको। तो कहा जाता है कि 2500 साल पहले ये सबसे पहला प्रजातांत्रिक व्यवस्था थी, गणतंत्र। लेकिन अब क्या गणतांत्रिक व्यवस्था थी क्या नहीं थी, तो उनमें काफ़ी अंतर भी देखे जा सकते हैं। तो अगर हम इसके बारे में जानें, यह व्यवस्था 200 सालों तक चलती रही। और यहाँ पर क्या था कि जो 30 साल तक के जो ऊपर के जितने भी लोग थे उन सबको नागरिकता प्राप्त थी, बशर्ते वह दास नहीं होने चाहिए थे। और एक खास बात यह है कि यहाँ औरतों को नागरिकता प्राप्त नहीं थी। सभाओं का आयोजन किया जाता था जहाँ पर के सभी नागरिक भाग लेते थे, और जो अधिकारियों का चुनाव था वो लॉटरी सिस्टम के माध्यम से किया जाता था।